क्या तुम्हें पता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कि तुम ये प्रूव कर सकते हो कि सिस्टम एग्जिस्ट करता है? अपनी मदर से पूछना, एक रिसर्च पेपर, या फिर एक स्टैम्प जो कि सिर्फ तुम देख सकते हो। सच कहूँ तो इन तरीकों से तुम पता नहीं लगा पाओगे कि सिस्टम क्या असल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर लिंग रैन की, जो कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डॉक्टर बनने वाला था। लिंग रैन एक मेडिकल स्टूडेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस होता है एंड वो अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा मशहूर भी होता है। हालांकि जिन चीज़ों को लिंग रैन एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो सिर्फ वो ही जानता था। वो एक ऐसे सिस्टम को देख पा रहा होता है जिससे कि उसके अलावा कोई और नहीं देख पा रहा होता एंड ये चीज़ उसे कंफ्यूज कर देती है। उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार है एंड उसकी कोई इलनेस उसे इस सिस्टम को देखने पर मजबूर कर रही है। एज लिंग रैन एक मेडिकल स्टूडेंट है तो उसे सिर्फ साइंस पर ही विश्वास है। अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एज यू गाइज नो कि मैं इस मानवा को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड इसमें जितने भी इमेजेस हैं मैं उसका कॉपीराइट ओनर नहीं हूँ। ये सभी इमेजेस उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स ओन करते हैं एंड उन सभी की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी जितने भी मानवास हैं वो ज़रूर पढ़िएगा उनकी ऑफिशियल साइट पर ही। खैर, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में लिंग रैन एक ट्रेन में बैठा होता है एंड वो इस ट्रेन से युनहुआ हॉस्पिटल की ओर जा रहा होता है। सफ़र में उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं सिस्टम को लेकर। रैन कंफ्यूज था कि जो विंडो उसको अपनी आंखों के सामने अभी दिखाई दे रही है वो क्या है। अगर तो वो सिस्टम है तो इस चीज़ का क्या प्रूफ है? रैन एक मेडिकल स्टूडेंट होता है युनहुआ हॉस्पिटल में। रैन को थ्योरी से ज्यादा साइंस पर भरोसा होता है, इसीलिए वो साइंटिफिक तरीकों से इस चीज का पता लगाना चाहता था कि जो सिस्टम विंडो से दिखाई दे रही है वो उसका इल्यूजन है या नहीं। युनहुआ हॉस्पिटल में पहुंचते ही रैन पहले अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवाता है जिसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आती है। फिजिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाने के बाद रैन सोचता है कि उसे अपने साइकोलॉजी के टेस्ट भी अब करवाने चाहिए, इसीलिए वो अपने कॉलेज युनहुआ मेडिकल कॉलेज में जाता है। कॉलेज के कैंपस में उसे काफ़ी सारी लड़कियां देखती हैं। एज रैन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है तो सभी लड़कियां उसकी तरफ देखते हुए उसकी फ़ोटोज़ खींचती हैं एंड उसके बारे में बात करती हैं कि कैसे वो हैंडसम होने के साथ कितना ज़्यादा जीनियस है। खैर, रैन को इन लड़कियों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो अभी भी इस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि उसके अलावा ये सिस्टम विंडो किसी और को क्यों नहीं दिखाई दे रही। वो गेट से लेकर कॉलेज कैंपस तक 108 लोगों को अपने आंखों के सामने देख चुका है, लेकिन किसी ने भी उस सिस्टम विंडो को नहीं देखा जिसे कि सिर्फ रैन ही देख पा रहा होता है। रैन अब रुक जाता है। वो उस सिस्टम विंडो की तरफ देखता है जिसमें कि उसके बिगनर पैक को कलेक्ट करने की बात लिखी गई होती है एंड रैन ने अभी तक अपना बिगनर पैक ही कलेक्ट नहीं किया होता है क्योंकि रैन को लगता है कि ये उसका इल्यूजन है और इसी चीज को प्रूव करने के लिए वो इसे मेडिकल टेस्ट भी करवा रहा होता है। रैन सोचता है कि ऐसी चीजें सिर्फ नॉवेल्स या फिर कॉमिक्स में ही अपीयर होती हैं। उसे लगता है स्ट्रेस की वजह से या फिर मेंटल इलनेस की वजह से उसे ये सिस्टम विंडो दिखाई दे रही है। रैन ने एक प्रोफेशनल टेस्ट फॉर्म को पहले भी भरा होता है और अब रैन को सिर्फ फाइनल टेस्ट शीट रिजल्ट का इंतजार होता है और उस फाइनल रिजल्ट शीट को लेने के लिए वो लेबोरेटरी में जाता है। वहां पर जाकर रैन लेबोरेटरी के दरवाजे पर नॉक करता है एंड उसके नॉक से एक फीमेल बाहर आती है जो कि गुस्से में पूछती है कि आखिर वहां पर कौन है। लेकिन जैसे ही वो फीमेल रैन को देखती है तो वो तुरंत अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो खुशनुमा अंदाज में रैन का स्वागत करती है। रैन अपने सीनियर को कहता है कि वो उनके इक्विपमेंट को यूज करने के लिए आया है। इस पर उसके सीनियर उसे कहती है कि उसे इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मजे की बात ये होती है कि उसके सीनियर को उस पर क्रश होता है, लेकिन बेचारे रैन उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किस लड़की को उस पर क्रश है एंड किससे नहीं। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसकी सीनियर उसे अंदर बुलाती है एंड चेयर पर बैठने के लिए कहती है एंड अब उसकी सीनियर उससे पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। इस पर रैन कहता है कि उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन उसकी सीनियर उससे ऐसा क्यों पूछ रही है। इस पर उसकी सीनियर उसे बताती है कि सुबह सुबह रैन ने अपना सीटी एंड एमआरआई टेस्ट कराया था और इस चीज के बारे में उसने एक्सीडेंटली सुन लिया था, इसीलिए वो अब रैन से पूछ रही है कि कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं, जो कि एक झूठ होता है। एज नॉर्मली सभी को अपनी क्रश की हालत के बारे में पता ही होता है क्योंकि इतना स्टॉक सब कोई कर लेते हैं क्योंकि वो चमड़ी है। रिमेम्बर, वंस अ चमड़ी ऑलवेज अ चमड़ी। खैर, रैन की सीनियर घबराते हुए इस चीज को छुपा लेती है कि ये चीज उसे स्टॉकिंग से पता चली है। खैर, रैन अपनी सीनियर को बताता है कि वो कुछ लिखना चाहता था, इसीलिए उसने अपने इतने टेस्ट करवाए। रैन अब अपनी सीनियर से पूछता है कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट क्या आई है। इस पर वो घबराते हुए गलत जवाब देती है एंड ये कहती है कि बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी एनर्जेटिक, वेरी यंग, नो प्रॉब्लम दिस। इस पर रैन सिर्फ नो प्रॉब्लम वाले फ्रेज को सुनता है एंड उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सीनियर ने उसके बारे में क्या कहा था।
रैन अभी भी सोच रहा होता है कि लोग कहते हैं कि लोगों में अच्छे दिमाग होते हैं, लेकिन उसके साथ जरूर कुछ गलत है जो कि उसे ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब रैन उस मशीन की तरफ इशारा करता है जिसे कि वो यहाँ पर यूज करने के लिए आया होता है। रैन की सीनियर उसे उस मशीन के बारे में बताती है कि कैसे उसमें एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो कि ये बता पाएगा कि उसके टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो ठीक है या नहीं। इसके बाद रैन की सीनियर उसे उस मशीन को यूज करना सिखाती है एंड एज उसे कुछ काम होता है तो वो रैन को ये कहकर चली जाती है कि अब क्योंकि वो सारी चीजें सीख चुका है तो वो अपने टेस्ट के रिजल्ट खुद चेक कर सकता है। रैन की सीनियर के जाने के बाद रैन अपने बैग से साइकोलॉजी टेस्ट शीट्स को निकालता है एंड स्टेप बाय स्टेप टेस्ट शीट के डाटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करने लगता है एंड आखिर में अब वो कैलकुलेट करने लगता है कि सारी डाटा एंट्रीज मैच हो रही हैं कि नहीं, ताकि वो ये पता कर सके कि कहीं उसे सच में कोई मेंटल लेवल इलनेस तो नहीं। अब वो कंप्यूटर धीरे धीरे करके सारे डाटा को कैलकुलेट करने लगता है। इस दौरान रैन सोचता है कि क्रॉस वेरिफिकेशन एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे कि एक थ्योरी को या फिर इंफॉर्मेशन को गलत साबित किया जाता है। खैर कुछ ही टाइम बाद रैन के सामने उसकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है एंड उसे पता चलता है कि वो मेंटली कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसका मतलब ये होता है कि जो सिस्टम उसके सामने है वो बिल्कुल रियल है। रैन अब बिना टाइम गवाए जो न्यूबी पैक उसे सिस्टम के ऊपर दिखाई दे रहा था उसे ओपन कर लेता है। न्यूबी पैक के अंदर रैन को मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक मिलती है। सूचरिंग एंड सिलना यहाँ पर बेसिकली सेम ही है। सूचरिंग टर्म जो है वो मेडिकल टर्म्स में यूज होता है। खैर इस गिफ्ट से रैन बिल्कुल भी खुश नहीं होता, एज उसे लगता है ये तो सिर्फ एक सूचरिंग टेक्निक है एंड इसके बारे में इतना खास क्या हो सकता है। सिस्टम रैन को बताता है कि ये सूचरिंग टेक्निक जो है वो 6 अलग अलग सूचरिंग टेक्निक से मिलकर बनी है, यानी कि मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक में वो 6 अलग अलग सूचरिंग मेथड्स को इस्तेमाल कर सकता है। सिस्टम के ये बताने के बावजूद भी रैन इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, एज उसे लगता है कि चाहे जितनी मर्जी सूचरिंग मेथड्स उसे सिखा दी जाए फिर भी वो सूचरिंग ही तो रहेगी। रैन कहता है कि वो ऐसी सूचरिंग टेक्निक तो कहीं और भी सीख सकता है। इसके बाद रैन सिस्टम से पूछता है कि क्या वो उसे कुछ और नहीं दे सकता, जैसे कि कोई ट्रांसफॉर्मर्स या कोई सुपर पावर। इस पर सिस्टम रैन की रिक्वेस्ट को समझता है एंड कुछ देर बाद वो उसे मना कर देता है। इस पर रैन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है। इस पर सिस्टम रैन को समझाता है कि ये एक मेडिकल सिस्टम है जो कि सिर्फ मेडिकल नॉलेज को ही पास डाउन करता है एंड इसके अलावा वो कोई और स्किल को रैन को नहीं दे सकता है। इस पर रैन उससे पूछता है कि आखिर जो ये मास्टर लेवल टेक्निक है इसका मतलब क्या हुआ। सिस्टम रैन को समझाता है मिशन कंप्लीट करने के बाद रैन को कैटेगरीज में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये कैटेगरीज लोवेस्ट से हाईएस्ट तक जाती हैं एंड स्टार्टिंग होती है नोविस से और जो हाईएस्ट लेवल है वो परफेक्ट है। जो टेक्निक अभी सिस्टम ने रैन को दी है वो एक मास्टर लेवल टेक्निक है जो कि 3rd रैंक में आती है एंड मास्टर के बाद परफेक्ट रैंक आती है। रैन अब सिस्टम से दोबारा पूछता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो उसे सिर्फ सूचरिंग टेक्निक ही अभी के लिए दे सकते हैं। इस पर सिस्टम उसे हाँ कहता है। अब रैन उसे और ज्यादा सवाल जवाब करता है ताकि वो इस चीज से ये पता लगा सके कि इस सिस्टम के पीछे कोई असली इंसान तो नहीं बैठा। एज अगर आप इंसानों से सेम चीज के बारे में बार बार पूछते हो तो वो आपको ये कहते हैं कि इस चीज के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। इस चीज से रैन को ये समझ में आता है कि ये सिस्टम जो है वो असल में एक प्रोग्राम रन कर रहा है, ना कि कोई इंसान। खैर अब रैन सोचता है कि उसे इस मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। जिसके बाद रैन वहीं पर चेयर पर दोबारा बैठ जाता है एंड अपने बैग के अंदर से एक फ्रूट को बाहर निकालता है जो कि एक बनाना होता है। रैन उस बनाना को स्कैल्पर्स की मदद से छिलता है, यानी कि एक छोटे से चाकू की मदद से छिलता है ताकि वो उस पर अपनी न्यूली लर्नड स्किल को टेस्ट कर सके। रैन नोटिस करता है कि कैसे उसका हाथ पहले से ज्यादा स्टेबल हो चुका है एंड वो काफी ज्यादा फ्लो के साथ अब उस छिले हुए बनाना को सूचर कर पा रहा है। कुछ ही टाइम में रैन उस बनाना को सूचर कर लेता है, जिसके बाद रैन नोटिस करता है कि कैसे उसने परफेक्टली उस बनाना को सूचर कर दिया। रैन को अब समझ में आता है कि सही में ये जो न्यूबी पैक है ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया साबित हुआ। मजे की बात ये है कि ये सिर्फ मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक है एंड इसके बाद परफेक्ट लेवल सूचरिंग टेक्निक भी आती है। रैन इस चीज के बारे में एक्साइटेड होता है। अब वो सोचता है कि एक रियल प्रोफेशनल डॉक्टर जो है उसने कितना ज्यादा अचीव किया होगा बिना सिस्टम के। खैर अब उनके कॉलेज में इंटर्नशिप डे आ जाता है, जिसके बाद उन्हें यूनहुआ हॉस्पिटल में ही इंटर्नशिप करनी पड़ती है। रैन के 2 क्लासमेट्स होते हैं जो कि आज काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इंटर्नशिप से पहले इन सभी डॉक्टर्स की एक सेरेमनी होती है जिसे कि ये सारे डॉक्टर अटेंड कर रहे होते हैं। ये सभी न्यू इंटर्न्स अपने इंटर्नशिप डे को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग रैन्स रूममेट्स। एज ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लाई बीशा आ जाते हैं, एक वेल नोन सर्जन कैंग जूलियांग के साथ। डायरेक्टर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता है एंड उन्हें बताता है कि उनके इंटर्नशिप पीरियड के फर्स्ट डे पर
उनकी स्टार्टिंग जो है वो प्रैक्टिस रूम से स्टार्ट होगी एंड प्रैक्टिस रूम में उनकी परफॉर्मेंस के बाद ही उन्हें काम दिया जाएगा। प्रैक्टिस रूम का नाम सुनते ही रैन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि प्रैक्टिस रूम जो है वो क्लिनिक से तो बढ़िया ही होगा। खैर, अब सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस रूम में जाते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर सभी को डॉक्टर कैंग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि एक वेल नोन सर्जन होता है यूनुआ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में। डॉक्टर कैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड माइंडेड होता है। वो सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी बकवास नहीं करेगा। वो सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि एक सर्जन बनने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए, और इसीलिए डॉक्टर कैंग सभी को सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बताता है, जो कि सूचर होता है। सूचरिंग टर्म सुनते ही रैन की आंखें चमक जाती हैं, और चमके भी क्यों ना, भाई ने अभी अभी जो मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक जो सीखी है। खैर, डॉक्टर कैंग अपने पीछे के पर्दे को हटाता है एंड सभी को एक ऑपरेटिंग रूम दिखाता है। डॉक्टर कैंग सभी से कहता है कि उन्होंने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी सूचरिंग की, लेकिन यहाँ पर उन्हें अपनी सारी नॉलेज को घर पर रख कर आना होगा। और तो और जो नए डॉक्टर सीधा जाकर ऑपरेटिंग टेबल पर ऑपरेट करना चाहते हैं, वो इस प्रैक्टिस रूम से निकल सकते हैं, और क्लियरेंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिस रूम में एक सफेद चूहे की पूंछ को सूचर करना होगा, तभी उनकी क्वालिफिकेशंस इन्हें पता लग पाएंगी। व्हाइट चूहों की बात सुनकर कुछ डॉक्टर्स काफी ज्यादा अमेज रह जाते हैं। डॉक्टर कैंग भी हर साल बच्चों को इन चीज के बारे में बताता है, लेकिन उसे भी ये व्हाइट चूहे पसंद आते हैं। इट मींस ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर। खैर, डॉक्टर कैंग अब सभी को बताता है कि जो इस व्हाइट चूहे की पूंछ है उसे पार्ट में काटा गया है, इसीलिए उसे सूचर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर साल अलग प्रोविंस से डॉक्टर्स आते हैं एंड वो भी 95% ऑफ ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, एंड ये तो फिर भी इंटर्न्स हैं, इसीलिए उन डॉक्टर्स के मुकाबले इनके पासिंग रेट जो है वो 0 है। डॉक्टर कैंग की बात से काफी ज्यादा इंटर्न डॉक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर कैंग उन सभी इंटर्न्स को हाथ खड़ा करने के लिए कहते हैं, जो कि कैंग को गलत प्रूफ करना चाहते हैं, जिसके बाद सारे बच्चे ही ऑलमोस्ट हाथ खड़ा कर लेते हैं अपना, सिवाय रैन को छोड़कर। रैन को हाथ खड़ा करता हुआ ना देखकर उसके दोस्तों से पूछते हैं कि उन्होंने इस चीज को काफी बार प्रैक्टिस किया है, तो भले ही उन्हें सर्जरी के बारे में ना पता हो, लेकिन वो इस चीज को तो कर ही सकते हैं। इस पर रैन अपने दोस्त से कहता है कि वो लोग सिर्फ फ्रूट्स पर ही प्रैक्टिस करते हैं, और इसीलिए एनिमल पर इस चीज को करना थोड़ा मुश्किल है। डॉक्टर कैंग अब एक बच्चे को सिलेक्ट करता है, जिसके बाद वो बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को उठाते हुए आगे जाता है ऑपरेशन रूम में, जिसके बाद वो डॉक्टर कैंग के सामने बैठ जाता है। वो बच्चा काफी ज्यादा नर्वस होता है। दूसरे डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। डॉक्टर कैंग उस इंटर्न डॉक्टर को रिलैक्स करने के लिए कहता है, एज उसके हाथ भी काफी ज्यादा हिल रहे होते हैं। खैर, कुछ ही टाइम बाद ये इंटर्न डॉक्टर इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता, एज वो उस चूहे की पूंछ की ब्लड वेसल्स को ही पंचर कर देता है, एंड उसे फेल होता हुआ देखकर डॉक्टर कैंग उसे ताने मारता है। स्टूडेंट को फेल होता हुआ देखकर दूसरे डॉक्टर्स का भी मनोबल टूट जाता है, एक्सेप्ट रैन। रैन अभी भी इस चीज को ध्यान से देखता है एंड उसे समझ में आता है कि उसका क्लासमेट ये करने में फेल क्यों हुआ। तभी डॉक्टर कैंग रैन के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद वो उन बच्चों को एक और मौका देता है, एंड इस बार वो रैन को सिलेक्ट करता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, एंड इस टेस्ट को करने में रैन भी इंटरेस्टेड होता है। रैन अब अपनी जगह से खड़े होकर उस जगह जाने लगता है। मीनवाइल जो डॉक्टर उससे पहले गया था वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड होता है अपनी खुद की ही परफॉर्मेंस से। उसे इतना ज्यादा डिससेटिस्फाइड देखकर दूसरे इंटर्न स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं, क्या रैन अच्छा कर पाएगा। रैन सर्जरी रूम के अंदर जाता है। डायरेक्टर सभी को बताते हैं कि डॉक्टर कैंग जो है वो पहले सभी बच्चों को दिखाएंगे कि फ्यूचर टेक्निक को कैसे किया जाता है, इसीलिए सभी बच्चों को उस पर ध्यान देना है। मीनवाइल रैन के दोस्त भी उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। रैन तैयार होता है। इसके बाद डॉक्टर कैंग चूहे की पूंछ को 10 हिस्सों में काट देते हैं एंड बताते हैं कि वैसे तो वो लोग चूहे की पूंछ को 60 से 80 सेगमेंट्स में काटते हैं, लेकिन आज की सिचुएशन थोड़ी स्पेशल है, इसीलिए इसे थोड़ा सा ही काटा गया है। डॉक्टर कैंग अब सभी को करके दिखाते हैं कि कैसे चूहे की पूंछ को सूचर किया जाता है। चूहे की पूंछ को जोड़ते हुए डॉक्टर कैंग नोटिस करते हैं कि रैन जो है वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। डॉक्टर कैंग को पता होता है कि रैन जो होता है वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही रखता है। डॉक्टर कैंग को लगता है कि रैन जो है वो काफी ज्यादा घमंडी है। कैंग को लगता है कि रैन जो है वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, एंड इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि रैन किसी और तरफ देख रहा है। कैंग बात करता है कि कैसे रैन को लग रहा है कि थ्योरेटिकल नॉलेज काफी है और इसीलिए वो डेमोन्स्ट्रेशन पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज कैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है एंड वो सोचता है कि वो अब रैन को सबक सिखाएगा, इसीलिए वो उसे बातों पर उलझाए रखता है एंड कुछ ही टाइम बाद डेमोन्स्ट्रेशन खत्म कर देता है। इससे रैन जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेशन को ठीक से नहीं देख पाता एंड उसे भी लगता है कि डेमोन्स्ट्रेशन जो वो काफी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई, एज रैन जो था वो और ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन को देखना चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं, रैन अब टूल्स को अपने हाथ में लेता है एंड वो स्टार्ट करता है इस सर्जरी को। रैन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, एज वो एक वेल नोन सर्जन के सामने परफॉर्म कर रहा होता है।
रैन बहुत ज्यादा स्टेबल हाथों के साथ सर्जरी को स्टार्ट करता है। रैन बहुत ही ज्यादा फ्लो के साथ अपने काम को कर रहा होता है। कुछ ही टाइम बाद वो चूहे की पूंछ के कटे हुए पार्ट को सोचा कर देता है। इंटर्न्स नोटिस करते हैं कि कैसे रैन ने इस सर्जरी को कंप्लीट भी कर दिया। डायरेक्टर भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रहता है कि रैन ने इस सर्जरी को डॉक्टर कैंग से भी पहले कर दिया। ये देखकर डॉक्टर कैंग खुद ही हैरान रह जाता है कि रैन ने इतनी जल्दी एनास्टोमस पॉइंट को स्टिच कर दिया। कैंग सोचता है कि अगर कोई सर्जन माइक्रो सर्जरी में भी स्पेशलिस्ट हो तब भी इस प्रोविंस में कुछ ही लोग हैं जो डॉक्टर कैंग को सर्जरी में पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक इंटर्न ऐसा कैसे कर सकता है। ये चीज डॉक्टर कैंग को बहुत ज्यादा खटकती है। रैन अब डॉक्टर कैंग से कहता है कि उसका काम खत्म हो चुका है। रैन मनी मन सोच रहा होता है कि मास्टर लेवल सूचरिंग टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा आसान है। मीनवाइल डॉक्टर कैंग जो होता है उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो दोबारा से देखता है लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि रैन ने सच में इस सर्जरी को इतनी ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया, वो भी पूरे परफेक्ट तरीके से। ये चीज कैंग के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है। कैंग सोचता है कि जरूर रैन किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में पहले इंटर्नशिप कर चुका है, इसीलिए उसके हाथ इतना ज्यादा स्टेबल है एंड वो इतना ज्यादा मास्टर है इस सर्जरी में। इसीलिए डॉक्टर कैंग रैन से पूछता है कि वो पहले किस हॉस्पिटल में काम कर चुका है। उसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी तभी जाकर उसके हाथ इतने ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। रैन इस चीज पर कहता है कि वो अपने क्लिनिक में ही ज्यादातर मदद करवाता है। इस पर डॉक्टर कैंग उसके क्लिनिक का नाम पूछते हैं। डॉक्टर कैंग तब सरप्राइज हो जाता है जब रैन एक छोटी सी क्लिनिक का नाम लेता है जिसका नाम लोअर ग्रूव क्लिनिक होता है। कैंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका था इस टाइम पे। रैन अब सर्जरी रूम से बाहर आता है। उसके बाहर आते ही डायरेक्टर रैन से पूछते हैं कि वो सच में सूचर टेक्निक में काफी ज्यादा माहिर है। खुश होकर डायरेक्टर रैन से पूछते हैं कि आखिर वो किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है नेक्स्ट रोटेशन में। ये सुनकर सारे इंटर्न्स शॉक्ड रह जाते हैं। एज तुम्हें पता होगा कि हॉस्पिटल में जो इंटर्न्स होते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। यूजुअली कुछ हॉस्पिटल्स अलग अलग डॉक्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजते रहते हैं, इसीलिए ये सभी इंटर्न्स अभी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। डायरेक्टर की बात सुनने के बाद रैन थोड़ा सोचता है। तभी उसके सिस्टम पर एक नया टास्क आ जाता है जो कि पेशेंट को ट्रीट करने का होता है। उसकी मिशन की डिटेल में उसे बताया जाता है कि उसे 10 पेशेंट की चोटों को सूचर करना है एंड इस टास्क के रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक नई सूचरिंग टेक्निक मिलेगी। रिवॉर्ड की ये वाली सूचरिंग टेक्निक रैन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है एज ये कॉमनली बहुत ज्यादा यूज्ड होती है। इसीलिए रैन डायरेक्टर से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाने की बात करता है। ये सुनकर डायरेक्टर एंड रैन के दोनों दोस्त बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। रैन के दोनों दोस्त रैन को थोड़ा और सोचने के लिए कहते हैं, बट रैन उन्हें बताता है कि उसने बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही इस डिपार्टमेंट को चूज किया है। कुछ टाइम बाद रैन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है। रैन जो होता है वो इस टास्क के बारे में ही सोच रहा होता है एज इस टास्क को उसे 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। अब रैन एंड उसके साथ के जितने भी इंटर्न्स होते हैं जिनकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में लगी होती है वो एक हेड नर्स को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। वो हेड नर्स उन सभी को बताती है कि उन सभी को लॉन्च में बैठना होगा, जब तक उनको कोई बुलाए ना तब तक वो बाहर नहीं आ सकते और वो पेशेंट के फैमिली से पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं दे सकते हैं। इतना कहकर वो उन सभी को लॉन्च की तरफ लेकर जाती है। लॉन्च में ऑलरेडी पहले से भी कुछ इंटर्न्स बैठे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी हॉस्पिटल में इन इंटर्न्स की जरूरत नहीं होती, इसीलिए नर्स इन सभी को वहीं पर बैठने के लिए कहती है। ये सभी इंटर्न्स बैठकर अब गप्पे शप्पे मारने लगते हैं। एज कुछ इंटर्न्स एक दूसरे से फेमिलियर नहीं होते तो ये लोग एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं एंड एक दूसरे से चिढ़ रहे होते हैं। मीनवाइल रैन जो होता है वो अपनी बैटल रॉयल गेम को एंजॉय करता है। जब इन सब लोगों की बातें चल रही होती है तभी वहाँ पर वैंग जिया नाम की एक डिपार्टमेंट नर्स आती है जो कि इन सभी इंटर्न से पूछती है कि क्या इनमें से किसी को सूचरिंग आती है। अब एज ये नर्स काफी ज्यादा खूबसूरत होती है दिखने में, तो ये सभी सिंप इंटर्न्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं ताकि वो इस नर्स की अटेंशन ग्रैब कर सकें। लेकिन एज तुम्हें पता होगा कि रैन काफी ज्यादा टॉल एंड हैंडसम है, तो इस नर्स की नजर भी सिर्फ रैन पर जाती है। एज जो दूसरे इंटर्न्स के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं दिखाई दे रहे होते। जिसके बाद वैंग जिया जो होती है वो रैन से पूछती है कि क्या उसे सूचरिंग आती है। इस पर रैन कहता है हाँ। जिसके बाद रैन उस नर्स को फॉलो करता है एंड दूसरे इंटर्न्स जो होते हैं वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड, भौचक्के एंड गुस्से में आ जाते हैं। जाते हुए रैन नर्स से पेशेंट की सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिस पर नर्स वैंग जिया बताती है कि जो पेशेंट है वो एक पेड़ से नीचे गिर गई थी एंड उसके हाथ पे उसी पेड़ की एक टहनी चुभ गई जिससे उसका हाथ कट गया।
एज धीरे धीरे करके वैंग जिया रैन के साथ जा रही होती है तो वैंग जिया नोटिस करती है कि कैसे रैन जो है वो काफी ज्यादा हैंडसम है दिखने में, लेकिन अब वो कंफ्यूज होती है कि उसे नहीं पता है कि रैन के पास कौन सी मेडिकल स्किल्स हैं। कुछ समय बाद वो उस इमरजेंसी वार्ड के रूम में पहुंचते हैं जहां पर पेशेंट होती है। अभी के लिए पेशेंट को एक सीनियर डॉक्टर नेम्ड घाव ऑपरेट कर रहा होता है। वैंग जिया डॉक्टर को बताती है कि वो एक डॉक्टर को लेकर आ चुकी है अपने साथ, बट एज डॉक्टर घाव थोड़ा बिजी होता है तो वो वैंग जिया से उन मेडिसिन के बारे में पूछता है जो कि उससे मंगवाई होती हैं, जो कि वैंग जिया लेकर आई होती है। वैंग जिया वो मेडिसिन को डॉक्टर घाव को देती है, जिसके बाद डॉक्टर घाव मेडिसिन को प्रिपेयर करने लगते हैं पेशेंट के लिए। मीनवाइल डॉक्टर घाव रैन के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस करता है और उसे पता लगता है कि रैन जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। वो पेशेंट को दवा देते हैं एंड इस दौरान रैन जो होता है वो नोटिस कर रहा होता है डॉक्टर घाव के हर मूव को। एज रैन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो उसे सब पता होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है एंड इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहिए। खैर डॉक्टर घाव अब रैन को पेशेंट के वुंड को क्लीन करने के लिए कहता है। डॉक्टर घाव बड़े आराम से पेशेंट से बात करता है एंड उसे बताता है कि उसकी चोट जो है वो थोड़ी गहरी है, इसीलिए उसकी चोट को स्यूचर करने से पहले उसे 2 बार और धोना होगा और इसीलिए पेशेंट को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर पेशेंट घबराते हुए कहती है कि वो ज्यादा चिंता नहीं करेगी। खैर ऑब्वियसली वो थोड़ी चिंता तो कर ही रही होती है एंड घबरा रही होती है। रैन इस चीज को नोटिस करता है कि कैसे पेशेंट के साथ डॉक्टर घाव कितने आराम से बात कर पा रहे हैं। रैन बात करता है कि लॉन्च से बाहर आते हुए उसे कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हुई, लेकिन अब वो एक ऐसे डॉक्टर से मिल रहा है जो कि सच में अच्छा है अपने काम में। ऑल द बैक इन द माइंड रैन को इस चीज की भी खबर होती है कि उससे अपने सिस्टम के टास्क को कंप्लीट करना है। रैन सोचता है कि अगर वो इस टास्क को अच्छे तरीके से कर पाए तो उसे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। इसी सोच को लेते हुए वो डॉक्टर घाव से पूछता है कि क्या वो अकेले ही स्टिचिंग को कर सकता है। इस पर डॉक्टर घाव थोड़ा सोचता है एंड रैन को इस चीज के लिए हाँ कह देता है। डॉक्टर घाव बात करता है कि कैसे यंग डॉक्टर्स जो होते हैं वो थोड़े इम्पेशेंट होते हैं एंड वो इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं होते यूजुअली, इसीलिए डॉक्टर घाव हर बार ही यंग डॉक्टर्स की मदद कर देता है। ऑल्दो ये वाला ऑपरेशन जो है वो थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए एज लॉन्ग एज रैन इस ऑपरेशन को स्टेप बाय स्टेप करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिसाइड डॉक्टर घाव बात करता है कि वैसे भी वो यहीं पर है, इसीलिए ज्यादा कुछ खराब नहीं होगा। डॉक्टर घाव अब स्टिचिंग का काम रैन पर छोड़कर एक झपकी ले लेता है। एज उसे पता होता है कि वो यहीं पर है और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो यहीं से ऑपरेट कर लेगा। डॉक्टर घाव को सोए हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे कि तभी रैन डॉक्टर घाव को उठाते हुए उन्हें बताता है ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है एंड डॉक्टर घाव को रैन के किए गए फ्यूचर के बारे में क्या लगता है। ऑपरेशन को इतनी ज्यादा जल्दी हुआ देखकर डॉक्टर घाव काफी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि ये काफी ज्यादा जल्दी हो गया। वो घबराते हुए अपनी जगह से उठता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं रैन ने अपनी स्किल्स के अंदर की स्पीड को दिखाने के चक्कर में इस ऑपरेशन को कहीं खराब तो नहीं कर दिया। डॉक्टर घाव जैसे ही पेशेंट के हाथ की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि रैन ने परफेक्टली पेशेंट के हाथ को स्यूचर कर दिया है। वो रैन की तरफ देखता है एंड सोचता है कि वो इमरजेंसी रूम में काफी सालों से है। उसने काफी ज्यादा सर्जन्स को देखा है, लेकिन आज से पहले उसने कभी रैन जैसे सर्जन को नहीं देखा जिसने कि ऐसे ऑपरेशन को 2 मिनट में ही खत्म कर दिया। डॉक्टर घाव को लगता है कि रैन जो है वो किसी बड़े हॉस्पिटल में एक मास्टर डॉक्टर है एंड वो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने आया है ताकि वो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर सके। डॉक्टर घाव को भनक तक नहीं लगती कि रैन जो है वो एक इंटर्न है, वो उसे एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही समझता है। अब ये सब चीजें चली रही होती हैं कि तभी घबराते हुए वहां पर एक और नर्स आ जाती है जो कि रोते हुए डॉक्टर घाव को बताती है कि बेड नंबर 3 में जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत खराब है। ये सुनते ही ये लोग उस पेशेंट के पास जाने लगते हैं। वो पेशेंट जिसको चोट लगी होती है वो अपेरेंटली एक गैंगस्टर होता है एंड उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। डॉक्टर को देखकर वो गैंगस्टर कहता है कि फाइनली डॉक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। खैर उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। उस आदमी के साथ काफी ज्यादा और गैंग मेंबर्स होते हैं जो कि बहुत देर से डॉक्टर का ही वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर घाव उस पेशेंट की चोट को देखते हैं एंड उसे पता चलता है कि ये इंजरी जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है। मीनवाइल रैन सोचता है कि डॉक्टर घाव को फॉलो करते हुए उसे एक और मौका मिल गया आज। डॉक्टर घाव सभी लोगों को साइड हटने के लिए कहता है ताकि वो पेशेंट को देख पाए, लेकिन तभी वो दूसरे गैंग मेंबर्स बीच में आ जाते हैं। डॉक्टर घाव मिन्नतों के साथ उन्हें साइड हटाते हैं। डॉक्टर घाव काफी ज्यादा घबरा रहा होता है उस पेशेंट को हैंडल करने में एज वो एक गैंग मेंबर होता है एंड अगर यहाँ पर ऑपरेशन थोड़ा खराब हो जाए तो सारा इंजाम डॉक्टर घाव पर आएगा एंड ये लोग उसे बहुत ज्यादा पीटेंगे। इसी चीज के डर में वो रैन को इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए पूछता है एज डॉक्टर घाव को अभी भी लगता है कि रैन जो है वो किसी हॉस्पिटल में एक एक्सपर्ट है और वो अपनी स्किल्स को शो ऑफ करने के लिए ही यहाँ पर आया है, इसीलिए उसे सर्जरी को करना चाहिए क्योंकि ये सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल है। ऑल्दो रैन जो होता है वो ये चीज करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है।
एंड वो खुश होता है कि उसने डॉक्टर घाव को फॉलो किया, तभी जाकर उसे ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। रैन जल्दी से अपने टूल्स को पकड़ता है एंड पेशेंट को साइड हटने के लिए कहता है। मेन डॉक्टर को इस चीज को हैंडल ना करता हुआ देखकर वो जो गैंग मेंबर होता है वो रैन से पूछता है कि आखिर ये सब्स्टिट्यूट ये काम क्यों कर रहा है। अब वो गैंग मेंबर रैन को धमकाता है कि वो काफी ज्यादा हॉस्पिटल में जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी हॉस्पिटल उसके इस चोट को ठीक नहीं कर पाया है, और इसीलिए रैन अगर इस सर्जरी को खराब कर देता है तो इस चीज की सजा उसे बराबर मिलेगी। ये कहकर वो गैंग मेंबर रैन को अब डराने लगता है। ऑल्दो रैन उस आदमी की बात नहीं सुनता एंड वो अपने काम को जारी रखता है। रैन को ये काम इतने ज्यादा फ्लो में करता हुआ देखकर घाव थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद वो गैंग मेंबर डॉक्टर घाव के इस एक्सप्रेशन को देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसे चेहरे क्यों बना रहा है। डॉक्टर घाव उस आदमी को बताते हैं कि उसकी चोट जो है वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी है। अब ये सुनकर वो पेशेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, एज अभी अभी तो सर्जरी स्टार्ट हुई थी और इतनी जल्दी सर्जरी कैसे खत्म हो सकती है। वो पेशेंट पीछे मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रैन उसके चेहरे को आगे कर देता है एंड उसकी चोट को ध्यान से देखने लगता है। रैन को अब वो एक्सपीरियंस याद आता है जब वो मेडिकल स्कूल में था, तब उसी क्लासमेट जो थी वो बनाना की स्किन को डॉट्स में स्टिच कर देती थी एंड वो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया नहीं दिखते थे। ऑल्दो रैन ने जिस पेशेंट के सर को अभी स्टिच किया होता है वो दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। रैन देखता है कि उस आदमी के सर पे बिल्कुल भी बम्प्स नहीं है एंड वो दिखने में ठीक लग रहा है। सर्जरी से कुछ संतुष्ट होने के बाद रैन उस आदमी को एक शीशा देता है एंड उसे खुद देखने के लिए कहता है। मीनवाइल इस ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर घाव सोचता है कि पेशेंट जब बात कर रहा था तभी रैन ने उसके सर को सूचर कर लिया। इससे पेशेंट को बिल्कुल भी पता ही नहीं लगा कि कब उसकी चोट ठीक हो गई एंड इस तरीके के ऑपरेशन को पहली बार डॉक्टर घाव ने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर घाव इस सूचर टेक्निक से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। वो पेशेंट भी अपने सर को ध्यान से देखता है एंड उसे भी अपने सर की ये सूचरिंग काफी ज्यादा पसंद आती है। एज ये सर्जरी काफी ज्यादा जल्दी हो गई थी तो उसे खुद ही पता नहीं चला था कि उसकी सर्जरी हो चुकी है। सारे स्टिचेस लाइन में होते हैं एंड ये चीज उस पेशेंट को बहुत पसंद आती है। वो पेशेंट मिरर को रखता है एंड रैन की तरफ देखते हुए उससे उसका बिजनेस कार्ड मांगता है। एज ये आदमी सोचता है कि आज के बाद उसे कुछ भी हो गया तो वो अपना सारा इलाज रैन से ही कराएगा। इस पर रैन बताता है कि उसके पास कोई बिजनेस कार्ड नहीं है, ऑल्दो अभी के लिए उस पेशेंट को ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके सर पर बैंडेज नहीं लगी है। बट एज ये पेशेंट एक गैंग मेंबर होता है तो इसे फर्क नहीं पड़ता। वो पेशेंट अपनी जगह से खड़ा होता है एंड इन सभी को बताता है कि उसके सर की सिलाई बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, इसीलिए उसे बैंडेज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगली बार अगर उसे चोट लगती है तो वो सिर्फ रैन के पास ही आएगा। इतना कहकर वो अपने सभी आदमियों से कहता है कि उन्हें किसी को सबक सिखाना है, जिसके बाद उसके सभी आदमी उसे फॉलो करने लगते हैं एंड अब उस आदमी की खैर नहीं होती जिस आदमी ने इनके बॉस के साथ ऐसा किया होता है। उन्हें ऐसे ही जाता हुआ देखकर रैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है एंड सभी डॉक्टर्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इन लोगों के जाने के बाद रैन अपनी सिस्टम विंडो की तरफ देखता है जहां पर उसे दिखता है कि उसकी टास्क कंप्लीशन जो है वो 2 आउट ऑफ 10 हो चुकी है एंड इसका मतलब उसे 8 और पेशेंट के चोटों को ठीक करना है अपनी सूचरिंग टेक्निक की मदद से। रैन बात करता है कि कैसे ये मिशन बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। कुछ समय बाद कुछ इंटर्न्स जो कि उस लॉन्च में बैठे हुए थे उनमें से एक डॉक्टर वैंग जिया के पास जाता है एंड उससे काम के लिए पूछता है, लेकिन इस पर वैंग जिया उसे कहती है कि अगर उसे ऑपरेशन में दखल अंदाजी करनी है तो वो उसे फॉलो ना करे तो ही बढ़िया है। इस पर वो इंटर्न वैंग जिया से कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें चोटें लगी हुई हैं और इसीलिए वो डॉक्टर घाव की मदद करना चाहता है। इस पर वैंग जिया उसे बताती है कि डॉक्टर घाव जो है वो रेस्ट करने के लिए गए हुए हैं एंड जितने भी लोग इसे इमरजेंसी वार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं वो सभी लोग डॉक्टर रैन के पास आए हैं। ये सुनकर वो इंटर्न बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो वैंग जिया से कहता है कि क्या पेशेंट अपने डॉक्टर्स को चूज कर सकते हैं, वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। इसमें वैंग जिया उसे बताती है कि उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं। एज बेचारी वैंग जिया तो रैन का ही साथ देगी क्योंकि चमड़ी मैटर आई गेस। खैर ये इंटर्न वैंग जिया को फॉलो करते हुए उस रूम में पहुंचता है जहां पर वो गैंग लीडर जिसे कि रैन ने कुछ ही समय पहले ठीक किया था वो भी होता है, लेकिन इस बार वो अपने एक दोस्त के साथ होता है एंड वो रैन से बात करता है कि कैसे उसके भाई को चोट लग चुकी है एंड इस चोट को सिर्फ डॉक्टर रैन ही ठीक कर सकता है। रैन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, जिसके बाद वो आदमी जो कि उस गैंग मेंबर के साथ आया होता है जो कि अपेरेंटली खुद भी एक गैंग मेंबर होता है, वो रैन को बताता है कि उसने सुना है कि रैन की मेडिकल स्किल्स जो है वो एक्सीलेंट है, लेकिन उसकी चोट जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए अब ये आदमी रैन से पूछता है कि क्या वो उसके टैटू को बचा सकता है, क्योंकि जिस जगह पे इस आदमी को चोट लगी होती है वो जगह पर इस आदमी का एक टैटू होता है एंड इस आदमी को अपने टैटू से बहुत ज्यादा प्यार होता है। खैर रैन अब उस आदमी के हाथ के टैटू को देखता है एंड उससे पूछता है कि क्या ये एक डियर है। इस पर वो आदमी बताता है कि नहीं, ये डियर नहीं है। अब क्योंकि ये आदमी भी अलग अलग हॉस्पिटल से अपनी सूचरिंग करवा चुका है, यानी कि टांके लगवा चुका है अपनी टैटू वाली जगह पर, तो वॉश के बाद इस टैटू की हालत ये होगी।
ओरिजिनली इस आदमी ने एक डियर का टैटू करवाया था, लेकिन इस आदमी को चोट लग गई थी, जिसके बाद इसने सूचर करवाया कहीं और से एंड उसके बाद इसके टैटू खराब हो गया, जिसके बाद इसे टैटू को मिटवाना पड़ा एंड इस बार इसने अपनी टैटू की जगह पर एक यूनिकॉर्न बनवाया। लेकिन ये वाला यूनिकॉर्न टैटू भी थोड़ा खराब हो चुका है ड्यू टू हिज चोट। रैन उस आदमी के टैटू को ध्यान से नोटिस करता है, जिसके बाद वो उसके वुंड को देखता है एंड उस आदमी को बताता है कि उसकी चोट जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए अगर इसने अपने टैटू पर ध्यान नहीं दिया तो स्टिचिंग के बाद भी इसका टैटू आउट ऑफ शेप हो जाएगा। वो आदमी रोते हुए बोलता है कि वो अपने टैटू को चेंज नहीं करवाना चाहता और ना ही वो अपने टैटू को मिटवाना चाहता है और इसीलिए वो रैन से मदद मांगता है। रैन अब उस आदमी की चोट को ठीक करने लगता है कि इसी दौरान वो इंटर्न वहां पर आ जाता है एंड वो बीच में बोलता है कि रैन तो एक इंटर्न है ना। इस पर वो जो गैंग मेंबर होता है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है एंड वो उस इंटर्न को डराते हुए कहता है कि अगर उसने बीच में कुछ बोला तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएंगी। ये सुनकर वो इंटर्न डर जाता है एंड वो अपना मुंह बंद कर लेता है। कुछ ही टाइम बाद रैन उस आदमी के चोट को सिल देता है। सिलने के बाद उस आदमी को खुद विश्वास नहीं होता कि रैन ने इतना ज्यादा बढ़िया सूचर किया है कि उसके टैटू पर पता भी नहीं लग रहा कि वो सूचर किया गया है एंड उसका टैटू जो है वो अब बच चुका है। वो इंटर्न भी ये सब दूर से होता हुआ देख रहा होता है एंड उसे विश्वास नहीं होता कि जो कुछ भी आदमी कह रहा है वो बिल्कुल सही है। उन्हें लगता है कि ये सारे लोग जो हैं वो अंधे हैं एंड ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ये बातें बोल रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रैन तो एक इंटर्न है। अब जैसे ही वो आदमी जिसके चोट लगी होती है वो साइड मुड़ता है तो उसके टैटू को देखकर जो इंटर्न अभी कह रहा था कि रैन इस चीज को करी, सोचता है कि उसने ऑलमोस्ट अपनी सच्चाई बता दी थी। खैर कुछ ही टाइम बाद रैन अपने सिस्टम टास्क को कंप्लीट कर लेता है शाम होते होते, जिसके बाद उसे अनइंटरप्टेड वर्टिकल मैट्रेस सूचरिंग टेक्निक मिल जाती है जो कि स्पेशलिस्ट लेवल होती है। रैन खुश होता है कि उसने एक ही आफ्टरनून में इस टास्क को कंप्लीट कर लिया एंड अब वो इस नई स्किल को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड होता है। शाम होते होते रैन अपने घर पर पहुंचता है। रैन के घर वालों का एक खुद का क्लिनिक होता है जिसका नाम लोअर ग्रूव होता है, जिसकी बात रैन पिछली बार कर रहा था कि वहां पर वो काम करता है। रैन को देखकर उसके फादर उससे पूछते हैं कि आखिर वो एक स्टूडेंट की तरह कपड़े क्यों पहने हुआ है एंड उसका व्हाइट रोब कहाँ पर है। रैन के फादर बस जल्दी से जल्दी रैन को एक डॉक्टर की तरह देखना चाहते हैं। रैन के फादर का नाम लिंग जियाजो होता है एंड वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं रैन को लेकर एंड वो उसे जल्दी से जल्दी एज अ डॉक्टर देखना चाहते हैं। बस रैन एंड उसके फादर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रैन के फादर उसे कहते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर बनना होगा ताकि वो फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। एंड इस बात को सुनकर रैन की मदर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, एज रैन के फादर रैन से उसके पहले इंटर्नशिप के डे के बारे में भी नहीं पूछते, उसे ये भी नहीं पूछते कि वो थका है या नहीं, बस वो उससे सिर्फ बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं एंड ये चीज उसकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रैन की मदर, जिनका नाम टॉपिंग होता है, वो रैन के फादर को डांटती है, जिसके बाद रैन का फादर अपना सिली सा एक्सक्यूज देते हैं एंड रैन चुपचाप इस बातों को सुन लेता है। तभी अचानक से वहां पर उनके क्लिनिक पर एक आदमी आ जाता है। उस आदमी की आवाज सुनकर ये तीनों फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो आदमी जो कि इतनी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहा होता है वो एक दूसरे आदमी के साथ आया होता है जिसका हाथ कटा हुआ होता है। उस आदमी की हालत को देखकर जो दूसरे लोग उस क्लिनिक पर बैठे होते हैं वो लोग भी उसकी तरफ आ जाते हैं एंड उसके बारे में बात करने लगते हैं। अब क्योंकि ये सारे लोग आस पड़ोस से ही होते हैं तो इसीलिए ये लोग भी इस आदमी को जानते थे। वो आदमी बताता है कि उसके हाथ पर चॉपिंग बोर्ड से एक नाइफ गिर गया जिसकी वजह से उसका हाथ कट गया एंड अब उसके हाथ से काफी ज्यादा खून आ रहा है। इस सिचुएशन को देखकर जो डॉक्टर लोअर ग्रूव क्लिनिक में डॉक्टर का काम करता था वो वहां पर आ जाता है। अब तुम्हें याद होगा कि रैन के फादर रैन को बस जल्दी से एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने क्लिनिक में खुद एक डॉक्टर का काम नहीं करते हैं एंड उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को हायर किया हुआ है पेशेंट्स को देखने के लिए एंड ये डॉक्टर्स जो है वो हाई सैलरी डिमांड करते हैं जो कि रैन के फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर शियोंग होता है। यह आदमी पेशेंट के हाथ के ऊपर की पट्टी को हटाता है एंड उसे पता चलता है कि पेशेंट के हाथ पर एक गहरा कट लगा हुआ है एंड इस कट को देखते हुए डॉक्टर शियोंग उस आदमी को एक बड़े हॉस्पिटल में खुद को दिखाने के लिए कहते हैं। रैन भी इस चीज को सुन लेता है एंड उसे ये चीज पसंद नहीं आती कि कैसे उसके लोअर ग्रूव क्लिनिक की पहली इंप्रेशन ही यही है कि वो दूसरे पेशेंट्स को बड़े हॉस्पिटल्स में भेज रहे हैं। इसीलिए रैन डॉक्टर शियोंग से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। रैन के ऐसे कहते ही उसके सिस्टम पर एक नया क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है जिसमें कि उसे बताया जाता है कि उसकी स्किल यहाँ पर टेस्ट होगी। मिशन की डिटेल्स में उसे कहा जाता है कि उसे यांग जाओशु, जो कि पेशेंट का नाम है, उसके हैंड को ट्रीट करना है। अगर पेशेंट को रिजल्ट सेटिस्फाइड लगते हैं तो रैन को एक बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिलेगा। खैर रैन की बात सुनकर डॉक्टर शियोंग उससे ये कहते हैं कि उसकी इंटर्नशिप अभी एक दिन पहले ही तो शुरू हुई है तो वो कैसे मदद कर सकता है। अब क्योंकि पेशेंट के हाथ से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है तो डॉक्टर शियोंग सोचता है कि उससे पेशेंट के हाथ को डिसइंफेक्ट कर देना चाहिए। इसीलिए वो लोअर ग्रूव क्लिनिक की नर्स
जुआनजी को वहां पर बुला लेता है मदद के लिए, जिसके बाद डॉक्टर शियोंग जुआनजी से उन मेडिसिन को मंगाता है जिससे कि वो पेशेंट के हाथ को डिसइंफेक्ट करने वाला था। रैन भी इस चीज को देख रहा होता है, उसने अपने क्लिनिकल कोट को पहना हुआ होता है। वो अपने टूल्स की तरफ देखता है जो कि उसके क्लिनिक में प्रेजेंट होते हैं, जिसके बाद वो अपने हाथ धोते हुए सोचता है कि उसके पास इतने आइटम्स हैं कि वो इस सर्जरी को ठीक कर सकता है जिससे कि पेशेंट भी सेटिस्फाई रहे। रैन को हाथ धोता हुआ देखकर डॉक्टर शियोंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद शियोंग रैन से कहता है कि वो पेशेंट के हाथ को सिर्फ डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। रैन शियोंग की बात को नहीं सुनता एंड वो चेयर पर बैठ जाता है एंड पेशेंट के हाथ को एनालाइज करने लगता है। डॉक्टर शियोंग रैन को बोलता है कि कट जो है वो सिंपल है लेकिन ये गहरी चोट है, इसीलिए इन पेशेंट के लिए बढ़िया यही है कि ये यूनहुआ हॉस्पिटल में जाए। खैर रैन शियोंग की बात नहीं सुनता एंड वो पेशेंट को कहता है कि उसकी हथेली पे ही चोट लगी है एंड ये इतना सीरियस मैटर नहीं है। रैन की बात सुनकर जो दूसरे लोग क्लिनिक में होते हैं थोड़े संतुष्ट होते हैं रैन के डिसीजन से, एज यूनहुआ हॉस्पिटल यहाँ से 6 माइल्स दूर होता है एंड क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह रहा है तो वहां पर जाना भी थोड़ा डेंजरस होगा। खैर शियोंग अभी भी रैन को समझाता है कि उन्हें इस चीज को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन रैन इस बात को नहीं सुनता। जिसके बाद वो सर्जरी की तैयारी करने लगता है एंड वो नर्स से दवाई मंगाता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर डॉक्टर शियोंग काफी ज्यादा घबरा रहा होता है एंड वो अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। रैन अब पेशेंट के हाथ को स्टिच करना शुरू कर देता है एंड दूसरे लोग इस चीज को होता हुआ देख रहे होते हैं। सर्जरी करते वक्त रैन को पता लगता है कि पेशेंट अब शायद नाजुक कामों को नहीं कर पाएंगे, एज जो पेशेंट है वो एक फूड शॉप ओन करता है। रैन कहता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में टेंडेंस को स्यूचर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लेकिन सर्जरी डिपार्टमेंट में ये बेसिक रूटीन है। अगर अभी पेशेंट हॉस्पिटल जाता तो उसे एक अच्छा सूचर मिल सकता था, लेकिन उसे जो सर्विस मिलती वो बहुत ही ज्यादा एवरेज होती। एंड रैन को अपनी स्किल्स पर विश्वास होता है, इसीलिए वो इस चीज को अपने हाथ में लेकर ये सब कर रहा होता है। धीरे धीरे करके वो पेशेंट के हाथ को पूरी तरह से सूचर कर लेता है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, एज रैन ने क्लीन सर्जरी की होती है। शियोंग पेशेंट के हाथ को ध्यान से देखता है एंड उसे पता चलता है कि ये सर्जरी बेमिसाल हुई है, लेकिन अब शियोंग कंफ्यूज होता है कि रैन ने आखिर इस चीज को कैसे किया। खैर रैन अब पेशेंट के हाथ पर पट्टी बांधने लगता है एंड पेशेंट इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या सच में सूचर इतना ज्यादा आसान होता है। रैन की सर्जरी को देखकर उसके डैड काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, जिसके बाद उसके डैड उसे कहते हैं कि अब इसके साथ वो उनके क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर सकता है। हालांकि रैन इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है एंड वो अपने डैड को बताता है कि उसे अभी भी अपनी इंटर्नशिप को कंप्लीट करना है। तभी उसके डैड कहते हैं उनके लिए अच्छा होगा अगर रैन भी उनकी मदद कर सके ताकि उन्हें ज्यादा सैलरी ना देने पड़े दूसरे को, एंड ये चीज टारगेटेड होती है डॉक्टर शियोंग की तरफ। खैर तभी वहां पर उस पेशेंट का बेटा यांगहू आता है जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी में होता है। वो अपने डैड के पास जाता है एंड अपने डैड से पूछता है कि आखिर वो इतने छोटे क्लिनिक में अपनी स्टिचिंग क्यों करवा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सवाल उनकी जॉब का है, अगर वो अपना इलाज ठीक से नहीं कराएंगे तो वो पैसे कैसे कमाएंगे। खैर वो पेशेंट अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से सर्जरी हो चुकी है, इसीलिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल में जाने की कोई जरूरत नहीं है एंड उसे इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये सब कहने के बावजूद भी यांगहू रैन पर चिढ़ जाता है एंड वो रैन से क्वेश्चन पूछने लगता है कि आखिर उसने उसके फादर की इतने ज्यादा सीरियस चोट पर कैसे सर्जरी कर दी। यांगहू रैन को ये भी कहता है कि अगर ये सर्जरी अच्छी नहीं हुई होगी तो रैन की क्लिनिक को ही जिंदगी भर उसके डैड को पैसे देने होंगे। रैन यांगहू को बताता है कि सर्जरी जो है वो अच्छी हुई है और अगर उसे अभी भी शक है तो वो बड़े से हॉस्पिटल में जाकर इस चीज को चेक करवा सकता है। रैन अब यांगहू को सजेस्ट करता है कि सर्जरी के बाद उसे अपने पापा की चोट का अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि वो अच्छे से रिकवर हो जाए, क्योंकि इस चीज का एक बहुत बड़ा चांस है कि उसके फादर पहले की तरह अच्छे से काम करने लग जाएं। इस चांस वाली बात को सुनकर यांगहू और ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो रैन से पूछता है कि पॉसिबिलिटी से उसका क्या मतलब है। क्या वो ये कहना चाहता है कि उसके फादर कभी रिकवर नहीं होंगे। इस बढ़ती हुई हीट को देखकर वहां पर रैन के फादर आ जाते हैं एंड वो यांगहू को समझाते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि उसके फादर पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, एज उसके फादर की चोट इतनी भी ज्यादा बड़ी या छोटी नहीं है। इसीलिए इस चीज का एक ग्रेट चांस है कि उसके फादर पहले की तरह काम करने लग जाएं। एज ये चोट इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसीलिए रैन ने इस सर्जरी को कर दिया। रैन के फादर अब यांगहू से ये कहते हैं कि वो बड़े से हॉस्पिटल में जाके अपने फादर की इस सर्जरी को चेक करवा ले और अगर वो संतुष्ट होगा तो वो बाद में यहाँ के मेडिकल एक्सपेंसेस को दे दे। खैर रैन के फादर के इतने समझाने के बावजूद भी यांगहू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, जिसके बाद वो खड़ी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। वेल तुमने नोटिस किया कैसे ये खुद काम नहीं कर रहा है, अपने फादर से काम करवा रहा है, इसके लिए इसे पानी में डूब जाना चाहिए यार। खैर रैन अपने सिस्टम पर देखता है, उसे पता चलता है कि उसका क्वेस्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब तक यांगहू अपने फादर के साथ हॉस्पिटल से चेक करा के वापस नहीं आ जाता तब तक उसे उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यांगहू अपने फादर को लेकर अब बड़े से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। मीनवाइल क्लिनिक के बाहर मोटरसाइकिल में एक बाइकर गर्ल की एंट्री होती है जो कि अपेरेंटली लोअर ग्रुव क्लिनिक को ही ढूंढ रही होती है।
अब मोहतरमा जी थोड़ा आगे जाती हैं एंड आगे जाकर उन्हें लोअर ग्रूव क्लिनिक मिलता है, जिसके बाद वो डोर पर नॉक करती हैं एंड डोर खोलते हुए रैन के फादर बताते हैं कि उनका क्लिनिक बंद हो चुका है। रैन के फादर जैसे ही दरवाजा खोल के आगे देखते हैं तो उनकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं एक सुंदर सी लड़की को अपने सामने देखकर। रैन के फादर उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर उसे क्या बीमारी है। इस पर वो लड़की रैन के फादर को एक अलग से अंदाज में कहती है कि वो यहाँ पर लिंग रैन को ढूंढने के लिए आई है, तो क्या लिंग रैन यहीं पर रहता है। इस पर रैन के फादर थोड़े घबराने लगते हैं, जिसके बाद वो लड़की समझाती है कि वो यहाँ पर रैन को एक मछली देने के लिए आई है, क्योंकि रैन ने उसके बड़े भाई की चोट को ठीक किया था और इसीलिए उसके भाई ने कहा कि जाओ रैन को मछली दे के आ जाओ। इस बात पे कितना क्रेजी साउंड कर रहा है ये। इस चीज को सुनने के बाद रैन के फादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो फ्री का माल मिल चुका है। अब रैन के फादर इसलिए भी ज्यादा खुश होते हैं कि रैन को डॉक्टर बने सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उससे बहुत ज्यादा जल्दी ही गिफ्ट्स दे रहे हैं उसके पेशेंट्स। अब इतना ज्यादा शोर शराबा होता हुआ देखकर रैन दरवाजे के पास आ जाता है और अपने डैड से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर रैन के फादर उसे बताते हैं कि एक लड़की यहाँ पर एक मछली लेकर आई है अपने भाई के बोलने पर, वो भी रैन के लिए। रैन दरवाजे को खोलता है एंड वो उस गर्ल को देखता है एंड उससे पूछता है कि आखिर उसका भाई कौन है। रैन को देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शर्माने लगती है एंड वो अपने भाई जिसका नाम लू हाइशान है उसके बारे में बताती है। अपेरेंटली लू हाइशान वही आदमी होता है जिसके हाथ पर एक डियर का टैटू होता है, जिसे कि रैन ने कल ही ठीक किया था। अब वो लड़की शर्माते हुए रैन से पूछती है कि क्या उसने पहले सैल्मन खाई है, यानी कि वो मछली खाई है। अगर उसने मछली नहीं खाई है तो वो उसके लिए अभी बना सकती है। चमड़ी साला, ना जाने हमारे ये दिन कब आएंगे। खैर रैन के फादर उस गर्ल को अपने किचन में एंटर होने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद वो वहां पर सैल्मन को प्रिपेयर करती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले टेस्ट करने के लिए उसे रैन को ही देती है एंड रैन उस फिश को ट्राई करता है एंड उसे वो पसंद आती है एज वो फिश बहुत ज्यादा फ्रेश होती है। वो गर्ल रैन को बताती है कि युनहुआ में सैल्मन फिश को उसकी फैमिली ही सप्लाई करती है, इसीलिए ये बाकी जगहों के कंपैरेटिवली ज्यादा ही अच्छी फिश है। एज इन लोगों का ये बिजनेस है तो इन्हें तो पता ही है कि कौन सी बेस्ट फिश है और कौन सी नहीं, इसीलिए ये बेस्ट फिश ही रैन के लिए लेकर आते हैं एज अ गिफ्ट। बट इस लड़की को नहीं पता होता कि रैन दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है एंड ये उसके प्यार में फंस जाएगी। खैर चमड़ी मैटर से हटके वो लड़की अब उस फिश को ट्राई करने के लिए रैन की मदर को भी देती है एंड रैन की मदर रैन की तरफ देख रही होती है कि बेटे ये सब पता है मुझे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। बट रैन को इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये लड़की उस पर ट्राई मार रही है। बहुत ज्यादा चैड लड़का है ये। वेल टेस्ट करने में रैन की मदर टाओपिंग को भी वो फिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब रैन के मदर उस फिश को खा रहे होते हैं कि तभी वो लड़की रैन की मदर से पूछती है कि क्या वो उनकी बहू बन सकती है एंड ये सुनते ही उनकी हालत खराब हो जाती है एंड उनके मुंह से खाना नीचे गिर जाता है। यार खैर इन हरकतों के लिए माफ करना। ये सुन के रैन के फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एक्सेप्ट रैन। रैन को अभी भी फर्क नहीं पड़ता एंड वो सैल्मन को एंजॉय कर रहा होता है। वो लड़की बताती है कि वो मजाक कर रही है एज वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। खैर टाइम फ्लाइज एंड कुछ टाइम बाद मिस्टर यांग अपने बेटे के साथ वहां पर आते हैं एंड रैन के फादर को बताते हैं कि जब पहली बार डॉक्टर ने ये सुना था कि उन्होंने स्टिचेस छोटे क्लिनिक से करवाए हैं तो उन्होंने उसे थोड़ा डांटा, लेकिन जब उन्होंने स्टिचेस को देखा तो वो डॉक्टर्स भी दंग रह गए एंड उन्हें ये लगा कि ये स्टिचेस किसी प्रोफेशनल जापानीज क्लिनिक ने किए हैं। मिस्टर यांग अब रैन के फादर को कहते हैं कि वो शुक्रमंद है कि उन्होंने रैन से ही स्टिचेस करवाए एज अब रैन की गुड सूचरिंग स्किल्स जो है उसकी वजह से उनका हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मिस्टर यांग अपने बेटे की तरफ देखते हुए बताते हैं कि वो अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। उनका बेटा यांग हु अब बेइज्जती के मारे कुछ नहीं कहता यहाँ पे। खैर ये सब होता हुआ देखकर वो लड़की रैन से पूछती है कि क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है। इस पर रैन कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वो लड़की रैन से कहती है कि अगर उसे कोई परेशान करता है तो वो इसके बारे में उसे या उसके भाई को बता सकती है एज युनहुआ में सभी लोग इनके बारे में जानते हैं एंड ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने में माहिर हैं। रैन इस बात को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज रहता है, जिसके बाद वो कहता है ठीक है एंड वो लड़की अब रैन को समझाती है कि उसे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ गलत मतलब नहीं था इससे। अब वो लड़की यांगू एंड मिस्टर यांग को डांटते हुए कहती है कि क्या वो लोग यहाँ पर सिर्फ खड़े रहने के लिए आए हैं, क्या वो लोग माफी नहीं मांगेंगे। उस लड़की को उन पर चिल्लाता हुआ देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। अब मिस्टर यांग अपने बेटे को कहते हैं कि उस बैनर को बाहर निकालो। इन दोनों ने माफी के तौर पर एक सिल्क बैनर बनाया होता है जिस पर इन्होंने लिखवाया होता है वो जादुई हाथ जो कि हेल्थ को ठीक कर देता है। ये फ्रेज रैन के फादर को बहुत पसंद आता है एज ये रैन के लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है। रैन के फादर सोचते हैं कि वो इस बैनर को अपनी क्लिनिक में लगाएंगे ताकि जब किसी को भी लगे कि रैन जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड और यंग है तो वो इस चीज को उन्हें दिखा सकें। खैर रैन की सक्सेसफुल सर्जरी एंड इस सिल्क बैनर के लिए अब ये लोग सेलिब्रेशन करने के बारे में सोचते हैं एज ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है इन लोगों के लिए, इसीलिए अब ये लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं। मीनवाइल क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद रैन को
एक बेसिक ट्रेजर चेस्ट मिल जाता है। रैन अभी भी नोटिस करता है कि ये वाला सिस्टम जिसमें उसका रिवॉर्ड चेस्ट अपीयर हो रहा है उसे भी उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता है। रैन अब उस चेस्ट को खोलता है एंड इस बार उसे उसके अंदर से एक एक्चुअल आइटम मिलती है। रैन उस आइटम को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि इस बार उसे रियलिटी में एक आइटम मिली है। खैर नेक्स्ट डे यूनवा हॉस्पिटल में काफी ज्यादा बोरिंग डे चल रहा होता है एज सारे इंटर्न्स लॉन्ज में ही होते हैं जहां पर रैन गेम खेल रहा होता है एंड दूसरे इंटर्न्स जो होते हैं वो गप्पे लड़ा रहे होते हैं। एज आज हॉस्पिटल में ज्यादा काम नहीं होता तभी रैन के सिस्टम पर उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है जिसमें कि उसे पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है एंड हर 10 पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद उसे एक ट्रेजर चेस्ट मिलेगी। रैन सोच ही रहा होता है कि आज हॉस्पिटल में ज्यादा काम नहीं है तो शायद वो इस टास्क को आज कंप्लीट ना कर पाए, लेकिन तभी अचानक से लॉन्ज में एक नर्स आती है जो कि इंटर्न्स को अपने साथ लेकर आती है। वो स्पेसिफिकली लिंग रैन को मेंशन करती है, जिसके बाद ये सभी इंटर्न्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हुओ कोंगजुन सभी डॉक्टर्स को इकट्ठा इसीलिए करवाता है क्योंकि पास ही सब अर्बन फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है जिसके इम्पैक्ट से काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई होती हैं, बहुत लोगों को चोट पहुंची होती है और इसका मतलब ये था कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो था वो बहुत ज्यादा बिजी होने वाला था। सभी डॉक्टर्स ये सुनकर थोड़े घबरा जाते हैं। मीनवाइल डॉक्टर जाओ जो कि रैन के बगल में खड़े होते हैं वो रैन को कहते हैं कि रैन को उन्हें फॉलो करना है। तभी वहां पर एक एम्बुलेंस आती है जिसके अंदर से डॉक्टर्स यानी कि वो इंटर्न्स पेशेंट को बाहर निकालते हैं एंड उसे रेस्क्यूएशन रूम में लेकर जाते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी एक और एम्बुलेंस आ जाती है एंड डायरेक्टर इंटर्न्स को अब अलग अलग रूम में इन पेशेंट्स को ले जाने के लिए कहता है। बहुत सारे लोगों को चोट आई होती है इसीलिए इस काम में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। डायरेक्टर डॉक्टर जाओ को ट्रीटमेंट रूम को संभालने के लिए कहते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जाओ ट्रीटमेंट रूम में जाते हुए रैन को कहते हैं कि वहां पर उसे सूचर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। ट्रीटमेंट रूम में पहुंचते ही डॉक्टर जाओ रैन को एक पेशेंट देते हैं। रैन सूचर करने के लिए तैयार होता है तभी वैंग जिया उसे कहती है कि बहुत सारी एम्बुलेंस बाद में आने वाली हैं इसीलिए उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मीनवाइल रैन सोचता है कि ये तो अच्छी ही बात है, उसके लिए उसका सिस्टम टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए वो कहता है ये तो अच्छी बात है। ये सुनकर वैंग जिया थोड़ी शर्मा जाती है, अब क्यों ना शर्माए बेचारी शर्मीली। उसे लगता है कि रैन जो है वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। मीनवाइल रैन के एक पेशेंट की सर्जरी कंप्लीट ही होती है कि तभी एक दूसरा पेशेंट आ जाता है। पेशेंट को इतना ज्यादा जल्दी आता हुआ देखकर डॉक्टर जाओ अब थोड़ा घबरा जाता है एज उसे लगता है कि अब इसके अलावा 6 से 7 पेशेंट्स और आने हैं एंड इन पेशेंट के आ जाने के बाद इमरजेंसी मेडिकल केयर जो है वो और ज्यादा पेशेंट्स को उनके पास नहीं भेजेगी कुछ समय के लिए, लेकिन ये चीज भी बहुत ज्यादा सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आगे कितने ज्यादा पेशेंट इमरजेंसी रूम में आने वाले हैं। खैर जो इंटर्न उस पेशेंट को वहां पर लेकर आया होता है वो रैन से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि ज्यादातर पेशेंट्स को यूनहुआ हॉस्पिटल में भेजा जाएगा एंड जब पेशेंट इतने सारे हो जाएंगे तो वो टेक्निकली पेशेंट्स को मना नहीं कर सकते हैं एंड उन्हें दूसरे हॉस्पिटल्स में नहीं भेज सकते हैं। जिस पर रैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जो पेशेंट उसे असाइन है वो पहले उन्हें ट्रीट कर देगा, जिसके बाद क्या उसके लिए ये सही रहेगा कि वो दूसरे पेशेंट को भी ठीक कर सकता है। इस पर डॉक्टर शाओ रैन को बताते हैं कि अगर वो दूसरों की मदद करना चाहता है उनके जॉब में तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर जाओ अब ये सोचते हैं कि इतना ज्यादा काम करने के बाद क्या रैन को थकान नहीं लगेगी। डॉक्टर जाओ रैन से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है इस टाइम पे। डॉक्टर जाओ के हाँ बोलने के बाद रैन कहता है कि उन्हें अब और ज्यादा जल्दी से काम करना होगा। ये सुनकर जो इंटर्न उसके पीछे उस पेशेंट को लेकर आया होता है वो भी सर्जरी करने के लिए तैयार होने लगता है एंड इस पर डॉक्टर जाओ से समझाते हैं कि उन्होंने अभी सिर्फ रैन को ही काम दिया सर्जरी का एंड वो सर्जरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है एंड ये बात उस बेचारे को पसंद नहीं आती। खैर वो कर भी क्या सकता है सीनियर के सामने। रैन अब उस पेशेंट को देखता है जिसके टांग में बहुत ज्यादा गहरी चोटें लगी होती हैं। उसके टांग में बहुत ज्यादा अलग अलग कट्स होते हैं। रैन को समझ में आता है कि उसे अपनी अलग अलग सूचरिंग टेक्निक से इस पेशेंट की टांग को ठीक करना होगा। अब एज भाई के पास अलग अलग सूचरिंग टेक्निक्स हैं तो वो सारी सूचरिंग टेक्निक्स को लगा देता है उस पेशेंट की टांग को ठीक करने में। 5 मिनट के अंदर अंदर सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। डॉक्टर जाओ रैन के पास आते हैं एंड वो रैन की सूचरिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जिससे कि उसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। डॉक्टर के इस एक्सप्रेशन को देखकर पेशेंट डर जाता है कि आखिर उसके स्टिचेस के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर डॉक्टर जाओ उसे हंसते हुए बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके स्टिचेस बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं। डॉक्टर के रिएक्शन को इतनी ज्यादा जल्दी बदलता हुआ देखकर वो आदमी घबरा जाता है कि उसके एक्सप्रेशन इतनी ज्यादा जल्दी क्यों चेंज हो गए एंड इससे उस बेचारे पेशेंट को अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर जाओ वैंग जिया को वहां पर बुलाते हैं ताकि वो पेशेंट के स्टिचेस की फोटो ले सके एंड पेशेंट को भी दिखा सके एंड एजुकेशनल मटेरियल को इंटर्न्स के लिए भी रख सके। एज ये सूचर्स बहुत अच्छे तरीके से किए गए होते हैं। इस चीज से उस पेशेंट को भी विश्वास हो जाता है कि उसके स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर जाओ अब रैन को दूसरे बेड पे भेज देते हैं दूसरे पेशेंट के पास उसे ठीक करने के लिए एज वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा होता है। डॉक्टर जाओ ये भी सोचते हैं कि जब तक उनके पास लिंगरैन है तब तक उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उनका ज्यादा एफर्ट लगेगा। बहुत कामचोर डॉक्टर हो भाई सच में। डॉक्टर जाओ की बात सुनकर रैन डॉक्टर जाओ से पूछता है कि क्या इस पेशेंट को ठीक करने के बाद
वो दूसरे लोगों की चोटों को सूचर कर सकता है। इस पर डॉक्टर जाओ रैन को समझाते हैं कि उसे खुद जाकर पेशेंट को नहीं ढूंढना है, उसे बस नर्स को बोलना है कि वो पेशेंट को अंदर लेकर आ जाए। इस पर रैन पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो डॉक्टर जाओ से समझाते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत सारे लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाएंगे एंड उससे पेशेंट्स के बारे में पूछने लगेंगे, यानी कि अपने ही फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछने पड़ेंगे, जिससे कि उनका काम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इससे उन्हें मल्टीपल फैमिलीज को आंसर करना पड़ेगा लगातार, सो ये बहुत ज़्यादा ही हैक्टिक हो जाएगा सबके लिए। इसीलिए डॉक्टर जाओ वैंग जिया को अपने पास बुलाते हैं एंड रैन को यहीं पर बैठने के लिए कहते हैं और कहीं ना जाने के लिए कहते हैं। तब तक के लिए वैंग जिया बाहर जाकर पेशेंट को भी बुला लेगी। वैंग जिया बाहर जाने के पहले रैन के पास आती है एंड उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है। इस पर रैन वैंग जिया से कहता है कि वो उन्हीं पेशेंट को अंदर लेकर आए जिन्हें एक्सीडेंट में चोट लगी है एंड वो कोशिश करे कि वो उन्हीं पेशेंट को लेकर आए जिन्हें की सिर्फ सूचर चाहिए ताकि उन्हें जल्दी ट्रीट किया जा सके। डॉक्टर गाओ भी रैन की बात से संतुष्ट होते हैं। वैंग जिया बाहर जाती है एंड अब वो एक लेडी पेशेंट को लेकर आती है एंड इस टाइम तक रैन अभी भी सर्जरी कर रहा होता है दूसरे पेशेंट की। इसका मतलब वो लगातार पेशेंट्स को ठीक करने में लगा हुआ था। धीरे धीरे करके वो अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद रिवॉर्ड के तौर पे उसे ट्रेजर चेस्ट मिलती है। वो ट्रेजर चेस्ट को खोलता है एंड उसे दोबारा से ट्रेजर चेस्ट के अंदर से एनर्जी सीरम मिलता है। रैन सोचता है कि कहीं न्यूबीज के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज तो नहीं है। रैन अब सिस्टम के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी डॉक्टर जाओ से पीछे से बुला लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट पेशेंट पे काम कर सके। अब यहाँ पर डॉक्टर जाओ एंड रैन दोनों मिलकर ही काम कर रहे होते हैं पेशेंट पे, जिसमें कि डॉक्टर जाओ पेशेंट की चोटों को डिसइंफेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं। रैन अब दूसरे पेशेंट की सूचरिंग करने लगता है एंड इस दौरान डॉक्टर जाओ अब एक और नए पेशेंट की चोट को डिसइंफेक्ट करने लगते हैं। ये पेशेंट एक ओल्ड मैन होता है, जिसे कि डॉक्टर जाओ ये बताते हैं कि रैन सर्जरी करने में खुद डॉक्टर जाओ से अच्छा है, इसीलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एज पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता कर रहा होता है। अब जैसे ही वो पेशेंट रैन को देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, एज रैन एक यंग डॉक्टर होता है। लेकिन रैन उस पेशेंट को विश्वास दिलाता है कि वो किसी भी तरह के सूचर को कर सकता है, इसीलिए उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद एक और बार रैन का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है 10 पेशेंट को ठीक करने का एंड उसे एक और बार ट्रेजर चेस्ट मिल जाती है। एंड अब रैन सोचता है कि आइला उसे दोबारा से रिकवरी सीरम मिल गया। अब रैन के दिमाग में चलता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो यूजुअली इतना ज्यादा बिजी नहीं होता है एंड इसीलिए उसे आज के दिन का फायदा उठाना चाहिए ताकि उसे जम के रिवॉर्ड्स मिले। रैन सिर्फ रिवॉर्ड्स के बारे में नहीं सोच रहा होता, वो पेशेंट्स के बारे में भी सोचता है। वो कहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज को करना होगा। एज जो चीफ फिजिशियंस एसोसिएट चीफ फिजिशियंस जो हैं वो दूसरे पेशेंट्स जिनको सीरियस इंजरी हुई है उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर काम जो है वो यंग डॉक्टर्स के ऊपर है। लेकिन जब ये सीरियस केसेस खत्म हो जाएंगे तो चीफ फिजिशियंस एसोसिएट चीफ फिजिशियंस जो हैं वो इमरजेंसी रूम में आ जाएंगे एंड नॉर्मली पेशेंट्स को ट्रीट करने लगेंगे। जिसका मतलब ये है कि रैन के पास अब सर्जरी करने का कुछ ही टाइम पड़ा है एंड उसे कुछ ही घंटों के लिए सर्जरी करने को मिलेगी, इसीलिए उसे ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज को करना होगा। रैन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचता है कि उसे दूसरों की मदद लेनी चाहिए ज्यादा सर्जरी करने में। इसीलिए वो डॉक्टर जाओ से पूछता है कि क्या वो किसी को भेज सकता है यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए। इस पर डॉक्टर जाओ कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि उसे किस चीज में मदद चाहिए। रैन समझाता है कि अभी वो दोनों ही काम कर रहे हैं और सेपरेटली काम करने से उनका काम बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया है, लेकिन अगर उनके साथ एक और आदमी आ जाए तो ऑपरेशन करने में और ज्यादा आसानी होगी। यानी कि अगर 3 डॉक्टर्स होंगे तो एक डॉक्टर चोट को डिसइंफेक्ट कर सकता है, दूसरा सूचर कर सकता है एंड तीसरा चोट पे पट्टी लगा सकता है, जिससे कि उनका काम बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब थोड़े थके हुए होते हैं तो वो रैन को पूछते हैं कि क्या उसे उनकी मदद भी चाहिए। इस पर रैन कहता है कि अगर वो मदद करेंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रैन दूसरे इंटर्न्स को मौका देना चाहता है। ये सुनकर डॉक्टर साहब काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे अब फाइनली कोई काम नहीं करना पड़ेगा एंड वो इंटर्न्स पे काम को छोड़ सकता है, इसीलिए वो इस चीज के लिए मान जाता है। एंड अब वो पूछता है कि उसे कौन सा स्टूडेंट चाहिए, मेल स्टूडेंट चाहिए या फीमेल स्टूडेंट चाहिए। तो ये सुनकर वैंग जिया को थोड़ी जेलसी होने लगती है। इस पर रैन कहता है कि उसे कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं चाहिए, उसके टीममेट्स ही ठीक है। एंड वैंग जिया भी कहती है कि ऐसा ही करना चाहिए, एज अगर कोई फीमेल नहीं होगी तो बेचारी की सेटिंग हो जाएगी। अब क्या कहें। इस चीज पर डॉक्टर घाव कहते हैं कि उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं उनके पेशेंट को अगर वो ट्रीट कर रहे हैं तो उन्हें बाद में उन डॉक्टर्स को ये समझाना होगा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वैंग जिया रैन के रूममेट्स को ले आती है। रैन के दोस्त अब ट्रीटमेंट रूम में आते हैं, वो लोग शॉक्ड होते हैं कि भाई रैन ये सब कैसे कर रहा है, कहीं वो डॉक्टर्स को गिफ्ट तो नहीं दे रहा। इस पर रैन कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, उसे बस कुछ मदद चाहिए थी डेब्रीमेंट में एंड बैंडेजिंग में, इसीलिए उसने उन दोनों को वहां पर बुलाया। इतना कहते ही रैन के दोस्त कामों को बांट लेते हैं एक दूसरे में एंड अब ये तीनों तैयार होते हैं एफिशिएंटली सर्जरी को करने के लिए।